नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी करने के बाद कहाँ कहाँ तुम जॉब कर सकते हो, क्या ब्रांचेस है, कहाँ कहाँ घुस सकते हो, पैसे कमा सकते हो। आखिर में फार्मेसी में सबसे पहला है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स मतलब क्या है, उस फील्ड में स्टडी करते जाना। जैसे 12वीं के बाद जो भी है डिप्लोमा की है, बैचलर की है। अब डिप्लोमा वालों को मन हुआ बैचलर करने का, उस एकेडमिक्स में गए, वो बैचलर कर सकते हैं 3 साल के लिए। बैचलर वालों का मन हुआ एम फार्मा करने के लिए, एम फार्मा की है जो कि 2 साल का कोर्स है, वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे होता है। एम फार्मा के बाद मन हुआ पीएचडी करने का। पीएचडी हर जो सब्जेक्ट होता है उसके आप डॉक्टर बन जाते हो। पीएचडी करने के बाद एक टैग लग जाता है। अब देखो डॉक्टर बनना था ना एमबीबीएस करने के बाद, वो यहाँ भी बन गए तुम, मतलब इसने तुम्हारा गोल आपको अचीव करवा दिया, तो अच्छी बात तो है। और इसी एकेडमिक्स में जॉब भी तो है। बी फार्मा वाले डी को पढ़ाते हैं, जो डॉन थे पहले, डॉन को बॉस पढ़ाता है। उसके बाद जो एम फार्मा वाले होते हैं, बी को और डी को दोनों को पढ़ा सकते हैं। और जो पीएचडी होता है वो एम बी डी तीनों को पढ़ा सकता है। और पीएचडी उसके बाद है पीएम, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको क्या कहा जाता है, बनाने वाला, जो कि कहाँ होता है, इंडस्ट्री में। दवाइयां बनेंगी नहीं, उनका मेथड नहीं अप्लाई होगा कि कौन कितना बनेगा तो आगे बिकेगा क्या, तो ये भी एक मेन इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। उसके बाद है एफ&डी, फूड एंड डेवलपमेंट। अब आपने देखा होगा बहुत सारे फूड और डाइटरी प्रोडक्ट्स भी तो फार्मेसी वाले बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। जैसे कि क्या, रिवाइटल हो गया, और बहुत सारे सिरप आते हैं, लोशन आते हैं, क्रीम आता है कि जो आपका बॉडी ग्रोथ है उसको बढ़ा दे, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, ये सब एक फार्मासिस्ट वालों ने डिजाइन किया है, डॉक्टर ने नहीं किया है। वो तो डिजीज के बारे में पढ़ते रहा है, और हम तो डिजीज के बारे में पढ़े फार्माकोलॉजी। उसके बाद है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बताया था पिछली बार, किसी चीज को वापस से सर्च करना अपने मकसद से, अपने आइडिया से, और उसी में डेवलपमेंट करना। जैसे अब तक ये आ रहा है कि जो पैरासीटामोल है उसको जब खाया तो गैस बनता है, पेन किलर खाने पे, जिलोल एसपी खाने पे गैस्ट्रिक एसिडिटी बनती है, तो उसको किल करने के लिए क्या खाते हो, एसिलॉग। अब जो 2 दवा खाना पड़ा है, तो हम इतना एडवांस कर दे कि जो एक दवा तुमने खाया उसने तुम्हारे पेन को भी खत्म कर दिया, और उसी दवा ने जो आया गैस उसको भी खत्म कर दिया। तो ये रिसर्च हुआ ना, जो अब तक हो नहीं पाया है, अभी भी नहीं हुआ है, तो इसको आप बदल सकते हैं। उसके लिए एम फार्मा करो, पीएचडी करो, रिसर्च करो, एनालिसिस करो उसी डिपार्टमेंट में। उसके बाद है एचपी, हॉस्पिटल फार्मेसी, जो कि हॉस्पिटल में होते हैं ना फार्मासिस्ट। वैकेंसी आती है 100 नर्स की, बीएससी एएनएम वालों की, और उसमें 2 फार्मासिस्ट। सोचते हो ना कि 2 ही फार्मासिस्ट, तुम ही बताओ, एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट होंगे और 100 डायरेक्टर, चलेगा नहीं ना। 100 स्टूडेंट होंगे, एक ही डायरेक्टर होगा, वो मेन बॉस है। तो इसी तरह 2 ही फार्मासिस्ट होंगे, वो मेन गाइडेंस देंगे। 100 फार्मासिस्ट को भी ठूस दोगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसके बाद है कंपाउंडिंग फार्मेसी। कंपाउंडिंग, जो दवा आया है उसको जब आपके मेडिकल पे आया है इंडस्ट्री के द्वारा, उसको आप बदल दे रहे हो खाने का तरीका और नया बना रहे हो। जैसे सरकारी अस्पतालों में जाओ तो कब सिर्फ क्या बॉटल में मिलता है, नहीं, कभी कभी एक पन्नी में मिलता है, थैली में, और जो टैबलेट होता है एक रैपर में बांध के दे देते हैं। अलग अलग बोलते हैं ना, कि उसको आपने कभी ऐसे स्ट्रिप में नहीं देखा होगा, वो खुला रहता है ऐसे, है ना, 2 ये 4 ये 2 पीली गोली, 3 नीली गोली, 4 हरी गोली, तो ये कैसे देते हैं, ये अलग होता है। इसको कंपाउंडिंग कहा जाता है, कि तुमने एक जो तरीका है उसको बदल दिया। इंडस्ट्री ने कहा था कि ऐसे ऐसे डिस्पेंस करना, मगर तुमने बदला कि जो पेशेंट है उसकी रिक्वायरमेंट वैसी है, उसके हिसाब से बदलोगे। उसमें बाद है क्लिनिकल फार्मेसी, मतलब आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हो, जो कि अभी कंट्रोवर्सी इस पे चल रही है, कानून बदलते रह रहे हैं इसमें। फार्मेसी लॉ एथिक्स में इसमें पढ़ोगे भी आप, डिप्लोमा सेकेंड ईयर में, और बैचलर में भी है फार्मास्यूटिकल जूडिस के नाम से, उसमें पढ़ोगे क्या है क्या नहीं। मतलब आपको एलिजिबिलिटी तो है खोलो, मगर सिर्फ मेडिसिन के लिए। मगर आप चले जाते हो कोलोजी और एमबीबीएस वालों में, तब मामला फंस जाता है, तो वही आपको नहीं करना है। उसके बाद है जिससे दहेज आएगा तगड़ा, सरकारी। हर कोई सरकारी ढूंढता है, काम करना नहीं रहता है, काम नहीं करने का सैलरी मिलता है, और काम करने के लिए घूस मिलता है। तो इसमें क्या है, DCIA, सिया नहीं है, ये DC है। DC मतलब ड्रग कंट्रोलर, जो दवा कहाँ जाएगा, किस डिपार्टमेंट में जाएगा, कितना नहीं जाएगा, कौन इसको कितना बेच सकता है,
ये कंट्रोलर डिसाइड करेगा। कंट्रोलर मतलब किसी चीज को कंट्रोल में रखना। अगर ये नहीं है, जैसे आपको कंट्रोल में कौन रखता है? आपके माँ बाप, कि दिन रात लखेरा बन के घूमो, रात में दिन में कभी आ ही नहीं रहे हो, घर आ भी रहे हो तो माँ बाप को शक्ल दिखाने अपना, तो कंट्रोल में रखते हैं ना वो। तो अब आप एक रहते हो संस्कारी, अच्छे बॉय, अच्छी गर्ल, जो भी है। उसके बाद एक आई, ड्रग इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का नाम सुन रहे हो, देखा होगा ना, मेडिकल में घुस जाते हैं, सीधा छापा मारते हैं, दवा भी सील। वो कब सील करते हैं? कि जब वहां गैर कानूनी काम हो, तौर तरीके के हिसाब से ना चला जाए, तब इंस्पेक्टर अपना काम करता है और बहुत तगड़ा पैसा मिलता है उसको। और इसको करने के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे होता है ना IAS PCS वाला लेवल, वैसा ये भी लेवल है। ये नहीं कि आप तैयारी किया, कल जाके दे दिया, परसों बन गए। 2 साल 4 साल लोग करते रहते हैं। तो इसीलिए, मगर इसकी जो वैकेंसी होती है बहुत कम आती है। क्यों? एक मेडिकल के लिए एक इंस्पेक्टर नहीं होता है, पूरे एक बलरामपुर जिले के लिए, गोंडा जिले के लिए एक इंस्पेक्टर होगा। वो पूरे उस जिले में हॉस्पिटल मेडिकल को देखेगा, इसीलिए कम वैकेंसी भी होगी। उसके बाद है ए, एनालिस्ट। पापा याद है? पापा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। उसको जब आप उससे जब एमफार्मा करते हो, तब आप ड्रग एनालिस्ट डिपार्टमेंट में जाते हो। आप इतने एनालिस्ट में ये हो गए हो कि देख के बता दो लड़का है कि लड़की है ना। उसी तरह मतलब एनालिस्ट कर लो कि वो दवा किस पर्पस के लिए बन रहा है। जैसे जो इलिटरेट है, गांव वाले, पीली गोली मतलब पेट के लिए, हरी गोली मतलब गैस के लिए, सफेद मतलब दर्द निवारक, पेन किलर। ऐसे उनके माइंड में सेटअप रहता है ना। वो कभी आते हैं तो क्या कहते हैं मेडिकल पे? वो हरी गोली जो है ना, वो ये थोड़ी कहते हैं ऐसी लॉक निकालिए 150 mg इस कंपनी का, उस कंपनी का। वैसा बोल ही नहीं पाएंगे। अगर वो बोल पाएंगे तो तुम क्यों फार्मेसी करके बैठे हो? हम बॉस है ना, हम डॉन है। उसके बाद है साइंटिस्ट। देखो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, वो नासा वाले नहीं, CDRI NBRI। CDRI का मतलब है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पे आप ड्रग को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डिजाइन किया और ये लखनऊ में है, आपके उत्तर प्रदेश में, योगी जी के सरकार में स्थित है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्रग है उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उस ड्रग में नया नया रिसर्च होते रहता है। जो सिरप है उसको टैबलेट में कन्वर्ट किया, जो टैबलेट है लोग उसको नहीं खा पा रहे हैं, उसको सिरप बना दिया। तो ये नहीं कि ड्रग से एक फॉर्म से अदर में किए तो उसका जो मेन प्योरिटी था वो खत्म कर दो। क्योंकि अगर जब कुछ तुम नया करने में जा रहे हो तो और अच्छा होना चाहिए ना। 5G क्यों आ रहा है? कि 2G का स्पीड रहे नहीं ना, 4G को भी खत्म करते हैं और स्पीड से चले। तो जो कुछ नया करते हो और अच्छा हो, इसमें वही होगा। उसके बाद NBRI, नेशनल ब्यूरो ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ये इसमें नहीं अवेलेबल है फैसिलिटीज, वो ये प्रोवाइड करेंगी। और यहाँ पे टॉप लेवल के साइंटिस्ट होंगे आपके, जो ड्रग को अपने सपने में देखते हैं, ड्रग्स को स्टडी करते हैं। ड्रग्स मतलब चरस गांजा अफीम नहीं, जो हमारे पर्पस के लिए है, जो हमारे हेल्थ को, साइंस को सही रखे। उसके बाद है फार्मा मार्केटिंग, MR, जो हम कहते हैं कुत्ते वाला काम, लत्ते वाला, मगर इनका रोल बहुत मेन है। अगर आपने दवा बना लिया है और कोई इसका ऐड नहीं कर रहा है जा जाके, तो बिकेगा कैसे? तुम खुद बनाओगे खुद ही जाओगे नहीं ना, ऐड होता है ना, तो इसमें भी लाखों पैसे लग जाते हैं। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इस नाम का कंपनी है भी, ये माल बेच भी रही है, तो कौन खरीदने आएगा तुम्हारे पास? तुम इतने पॉपुलर तो हो नहीं कि तुम गूगल पे छा गए हो, ट्विटर पे छा गए हो, मोदी जी योगी जी तुमको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ये मार्केटिंग भी डिपार्टमेंट मेन है, इनको भी टारगेट दे दिया जाता है कि इतने मेडिकल को जाके बताओ हमारे प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये बता ही नहीं रहे हैं तो तुम बनाते रहो, बिकने वाला है नहीं बिकेगा। तो ये कैसे करना पड़ेगा? टीवी में ऐड नहीं दिखाना है। कभी टीवी में तुमने ऐड देखा है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का? 0.001% देखा होगा, क्योंकि उनको पता है लोगों को इस पे वो सब नहीं पसंद है, उनको पठान भाईजान ये सब पसंद है। उसके बाद है QC QA, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस। अगर क्वालिटी को कंट्रोल कर लिया, पहले ही जांच लिया कि नमक कम है कि ज्यादा है, तो अच्छा है ना। अगली बार जो एनालिसिस करने वाला है, ये वाले, इनके लिए काम भारी नहीं होगा, वो पहले ही रिपोर्ट
वेरीफाई करके देगा, तो आपको उस रिपोर्ट पे री वेरीफाई करना है बस, नहीं तो आप कमी निकालते रहोगे। और ये दोनों डिपार्टमेंट, इसके बाद इसके यही आता है। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। कभी देखा है टैबलेट को 10 लीटर के सिरप में रखा है? नहीं ना, स्ट्रिप में आता है। कैप्सूल होता है स्ट्रिप में आता है, सिरप होता है आधा लीटर के थैली में नहीं आता है, क्या आता है, बॉटल में आता है। इंजेक्शन होती है सिरिंज में आती है, एम्प्यूल में आती है ना। ये तो है नहीं कि ऐसे आधा लीटर बाल्टी में लिए, लगा दिए, पी लिए। तो ये पैकेजिंग वो डिसाइड करते हैं कि कौन, इसकी स्टोरेज कैसी होगी कैसी नहीं होगी। उसके बाद है DRA, ड्रग रेगुलेटरी एसोसिएशन। रेगुलेटरी एसोसिएशन कोई लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी है, जो ड्रग को कैसे रेगुलेट करना है वो बताएगी। वो कम्युनिटी डिजाइन होगी कि ये होना चाहिए। जैसे कोई कॉलेज है, वो डिसाइड करेगा कि कब हम सेशनल एग्जाम करवाए, कब हम छुट्टी दे दे बच्चों को, कब प्रीलिम्स करवाए, कब उनको हॉस्टल में आना है, कब चले जाना है, कब अंदर आना है, कब बाहर जाना है, कब आना है, क्या सेटिस्फाई करना है, क्या असाइनमेंट सबमिट करने, क्या प्रैक्टिकल कॉपी मेंटेन करना है। वो रेगुलेटरी है, रेगुलेशन बनते जा रहा है। उसके बाद है RB, रेगुलेटरी बॉडी। आपने बताया ये एसोसिएशन है जो बताएगी, मगर ये बॉडी है वो ये बताएगी कि कैसे अप्लाई करना है। कोई बॉडी भी होगी ना बताने वाली। जैसे किसी कॉलेज का डायरेक्टर है, वो एसोसिएशन में आता है, वो अदर कॉलेजेस के डायरेक्टर से मिलेगा और सोचेगा कि हम लोगों को ये अप्लाई करना है। और इसमें कौन आएगा? प्रिंसिपल आएगा, टीचर्स आएंगे। और इसमें कौन आएगा? ये अलग ही है। ये बॉडी अप्लाई करेगी कि सब पे अप्लाई हो जाना चाहिए। ये है एब्रॉड, जो सोचते हो ना जाने के लिए, एब्रॉड रेगुलेटरी। एब्रॉड वालों का सिस्टम थोड़ा अलग है। और एक बात और, जो अब तक हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं लास्ट तक, उनके लिए एक मेन पॉइंट, इंडिया में, भारत में फार्मेसी का जो वैल्यू है वो कहां पे है? कमर तक भी नहीं है, चप्पल तक भी नहीं है, चप्पल के नीचे है। जो हकीकत है, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मनो और बल गिरा नहीं रहा हूं, हकीकत है। देखते ही होंगे स्कोप भी, स्कोप तो बहुत है मगर जो जॉब एप्लीकेशन है, वैकेंसी बहुत कम आती है। तो तुम्हारी वैल्यू कहाँ है? इंडिया में फार्मासिस्ट की वैल्यू चप्पल के नीचे और डॉक्टर की वैल्यू सर के ऊपर है ना, भगवान है वो। और जो दवा लिख रहा है वो भगवान, हमको वैल्यू कभी मिलती नहीं है। लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर की वजह से ठीक हुआ, कभी कहते हैं फार्मासिस्ट की वजह से हुआ है? कभी नहीं कहते हैं, कोई है ही नहीं ऐसा। अगर कोई है तो कमेंट में बताओ। उसके बाद है, तो हमारी वैल्यू कहाँ है? हमारी वैल्यू तीनों में, कनाडा, दुबई, अब्रॉड, यूनाइटेड स्टेट्स, BP, USP, याद है फार्माकोपिया, ऐसा कुछ पढ़ा होगा सुटिक्स में। यहां पे हमारी वैल्यू इसके क्या, इसके भी ऊपर है। ये भी तगड़ा है। वहां पे सैलरी के साथ रूम भी, रूम के साथ और क्या, सब कुछ सेटअप करवा के देंगे आपको। खाना पीना, घूमना, रहना, उड़ाना, कमाना, सब कुछ देंगे वो। क्योंकि वहां पे जो हेल्थ कम्युनिटी है, उन्होंने फार्मासिस्ट को दर्जा दिया बहुत हाई लेवल का। क्योंकि वो दवा देते हैं जो दवा लिखा जाता है। और दवा लिखने वाले का काम कौन करता है? डॉक्टर। तो वो तो सिर्फ दवा लिख रहा है, डिजीज को स्टडी करके। उनको नॉलेज किसका है? सिर्फ डिजीज का। और हमको नॉलेज किसका है? फार्मासिस्ट को, दोनों का। तो दोनों का वैल्यू हमको है, नॉलेज हमको है, स्किल हमको आता है, तो हमको ही वैल्यू मिलेगा। और तो और जो बताया था हॉस्पिटल, इसमें अगर आपको काम करना है तो डायरेक्ट नहीं होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? सेटिंग, अपनी खुद की सेटिंग नहीं, मतलब हॉस्पिटल वालों से सेटिंग होना चाहिए कि हम आपके हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, जुगाड़ पानी जो भी कराओ। क्योंकि आप नॉर्मल मेडिकल कहीं खोलो, दिन में 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए कमा रहे हो, 2000। यहाँ पे खोलो 1 घंटे में 2000, तो 24 घंटे में 48,000। कितना फास्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे लाखों पेशेंट आएंगे ना दिन रात। और जो खुद का खोलोगे, कोई गलती से आ गया, भूले चूके आ गया, रास्ते में जा रहा था, देख लिया, मैं तो रास्ते में जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, पैरासिटामोल खा के निकल लिया, कोरिक्स भी केस हो गया, वही सब जो भी है। तो ये हमारा स्कोप है।